Okay. Hi guys. So today we will start the solution and contributive property, the most important topic of the chemistry. So solution क्या होता है, किस तरीके से हमें सिलेबस में दिया हुआ है, हमें what we have to learn, all the things. Solution and conjugative property. So mainly we start first with the solution and after that conjugative property. Okay, solution. What is the solution? Solution क्या होता है सर? हमें बचपन से पढ़ाया हुआ है कि मिक्सचर क्या होता है. There are lots of component combinedly called as mixture. So solution में क्या होगा? The one solvent and two or three or more solute substances. Okay. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट, जिसमें क्या होगा, सॉल्वेंट और वन और टू मोर सोल्यूट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट, कंबाइनली कॉल्ड एज सॉल्यूशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है. इफ I put here, अगर मैंने यहाँ पे NaCl डाल दिया, what we have taken NaCl. So H2O that is your solvent, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, जिसका अमाउंट इस कंटेनर में अभी फिलहाल ज्यादा कौन है, यहाँ पे यहाँ तक क्या है, वाटर. तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा that is called as solute. So यहाँ पे water is your solvent and NaCl, that is a namak, is your solute and combinedly called as solution. Combinedly called as solution. Okay. So there are different types of solution. So, किस तरीके से सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं. तो ये था जैसे कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्वेंट कौन सा होगा मेरा, यहाँ पे सोल्यूट कौन सा होगा. तो कंबाइनली दैट सॉल्यूशन इज व्हाट. अगर सॉल्वेंट मैंने लिक्विड ले लिया, सो इट्स लिक्विड एंड सॉल्यूशन आई हैव टेकन अ सॉलिड. सो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन. सो एग्जांपल कौन से होंगे आपके एनसीईआरटी के बुक में, मैं देख के वहां पे एग्जांपल बता दूंगा. तो यहाँ पे और कितने टाइप्स हो सकते हैं इस तरीके से, 9 टाइप्स. कितने होंगे, 9 टाइप्स. और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे लिक्विड ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, गैस ले लिया, तो ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा. यहाँ पे फिर से मैंने एक लिक्विड ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, लिक्विड. सो दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, दिस इज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, दिस इज अ लिक्विड गैस सॉल्यूशन. यहाँ पे लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉलिड कौन है, सोल्यूट. यहाँ पे गैस कौन है, सोल्यूट. यहाँ पे लिक्विड कौन है, सोल्यूट. फिर से यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ पे गैस ले लेते हैं. सो यहाँ पे गैस है, सो गैस ज्यादा है मेरे पास, एक तरह सा गैस है, और यहाँ पे छोटा सा मैं क्या डाला, सॉलिड. सो गैस यहाँ पे मिक्स करके क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. फिर से अगर मैंने यहाँ पे गैस लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, गैस लिख दिया, और गैस एंड लिक्विड. चलो एक चार्ट बनाते हैं उसका, एंसर के बुक्स में से लेके चार्ट बनाते हैं. ओके. ओके, चलो हम चार्ट बना लेते हैं. तो सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है दैट इज अ सोल्यूट. बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज सॉल्यूशन. सो चार्ट किस तरह से बनेगा, सो हियर स्टेट ऑफ द सोल्यूट, सो वी कंसीडर इट्स अ सोल्यूट हियर सॉल्वेंट एंड हियर सम एग्जांपल्स. सो हियर सम एग्जांपल्स. चलो अगर मेरे पास सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉल्वेंट है लिक्विड, सो कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी वाटर, पानी, समंदर का पानी. मुझे तो समंदर के पानी में पानी का अमाउंट क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, और वहां पे जो भी इम्प्योरिटीज है दैट इज द सॉलिड इम्प्योरिटीज, सो कम हो गए. सो दैट सॉलिड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज सॉलिड, एंड
the water is called as solvent. So example is a sea water. Okay. चलो और एक देखते हैं यहाँ पे solid. Solute is a solid and solvent is also solid. So the example is metal alloy. Okay. जो भी मेटल का alloy जैसे कि स्टील में बहुत सारी इम्प्योरिटी, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड होता है. सो सॉलिड एंड सॉलिड बोथ आर सॉलिड, इट्स अ मेटल alloy. सो नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं और मेरा सोल्यूट इज सॉलिड. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस. सो आयोडीन इन एयर. सो एयर ज्यादा है यहाँ पे. सो एयर इज योर गैस सॉल्वेंट, एयर इज योर सॉल्वेंट और आयोडीन इज योर सोल्यूट. आयोडीन इज योर सोल्यूट. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं लिक्विड. So liquid both are liquid. Solute and solvent both are liquid. So what is the example? Gasoline, ethanol in water. Okay, ethanol in a water. Favorite example of Indian culture, ethanol in a water. जैसे कि पान शराब पीते तो आपने पीते होगे, मैं भी नहीं पीता. पानी है, वहां पे इसमें अल्कोहल डाल दिया. सो लिक्विड, पानी बहुत सारा है तो सॉल्वेंट, और अल्कोहल इज आल्सो liquid, but amount is a less, that is a solute. So water is a solvent and alcohol is a solute. So liquid and liquid, this is your example of a solution. Next देखते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे लेते हैं, that is your solute is a liquid and solvent. Solvent is a solid. So what is this? Amalgams of mercury with metal as mercury in silver. Okay. Amalgams of mercury with metal as okay. This is a industrial amalgams. Amalgams means what? वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, सोल्यूट. सो मर्क्यूरी में सो मेटल्स में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, मर्क्यूरी. मेटल्स बहुत सारा है और उसमें क्या डाल रहे हैं, मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी इज योर सॉलिड एंड मर्क्यूरी इज योर लिक्विड एंड मेटल इज योर सॉल्वेंट. तो बहुत सारा यहीं पे लिख देते हैं, बहुत सारा मेटल है, बहुत सारा मेटल है. सो योर सॉल्वेंट इज अ सॉलिड. और यहाँ पे थोड़ा सा क्या डाल रहे हैं, मर्क्यूरी. तो थोड़ा सा मर्क्यूरी, दैट इज योर सोल्यूट, दैट इज योर सोल्यूट, लिक्विड. ओके. नेक्स्ट, सो लिक्विड अगेन लिक्विड. सो लिक्विड एंड गैस. अब गैस में लिक्विड ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोरोफॉर्म इन अ नाइट्रोजन. कोई नहीं पूछेगा आपको, बस थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है. ये आसान सी बात है, कोई भी नहीं आपको पूछेगा. क्लोरोफॉर्म इन, कोई भी नहीं पूछते ना एग्जाम्पल, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब दिया है सिलेबस में तो यू हैव टू राइट. सो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन इज योर सॉल्वेंट, बहुत सारा नाइट्रोजन है, और उसमें लिक्विड क्लोरोफॉर्म इज योर सोल्यूट. रफ कर देते, इसके ऊपर से लिखना चालू कर देते. फिर से आप तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, वहां पे लिख सकते हो फिर से. ओके. सो गैस एंड दिस इज योर लिक्विड. सो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड. सो लिक्विड में गैस. सो लिक्विड में गैस क्या होगा, लिक्विड में कार्बोनेटेड वाटर. ओके, ठीक है, चलेगा. ऐसे लिख देते हैं, CO2 इन अ वाटर. जो कौन सी भी गैसेस है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है तो बहुत सारा पानी है, उसमें थोड़े से गैसेस. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, सोल्यूट अगर सॉलिड है, छोटा सा सॉलिड जो कम सोल्यूट है. सो हमारा सॉलिड है, यहाँ पे सी वाटर है,
और यहाँ पे थोड़े सॉलिड, इसमें सॉलिड है. सो दिस इज योर सोल्यूट एंड दिस इज योर, यानी कि वाटर इज योर सॉल्वेंट, दैट इज योर लिक्विड. एक मिनट, क्या हो रहा है, ये दिक्कत क्यों आ रही है इस तरीके से. 1 मिनट. ओके, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, लिक्विड इज योर सॉल्वेंट. अगर यहाँ पे सी वाटर में गैस भी होंगे ना, सो CO2 गैस होगा, यहाँ पे O2 गैस होगा. सो लिक्विड में गैस, दैट इज योर लिक्विड इज योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज योर गैस. सो CO2 ना वाटर इज योर एग्जाम्पल. Okay, next is gas. हो गया गैस, लिक्विड हो गया हमारा. सो गैस एंड सॉलिड. सो गैस एंड सॉलिड. तो सॉलिड बहुत ज्यादा है, गैस कम है. ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है? H2 in पैलाडियम. H2 in पैलाडियम. ओके, next and last one is gas and gas. Gas and gas, that is air. गैस में गैस, that is your air. चलो काम की बात पे आते हैं. ये तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं. बस थोड़ा सा लिखना था इसलिए लिख दिया. इसे कोई भी नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में इस तरीके से. अब काम की चीज पे आते हैं. So next is capacity of a solute dissolved in a solvent. So इसका मीनिंग क्या होता है? Capacity of a solute dissolved in solvent. Capacity of a solute dissolved in a solvent. इसका मीनिंग क्या होगा? हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे बीकर है, यहाँ पे वाटर है और मैडम बोलते हैं कि इसमें क्या डालो, शुगर डालो और इसे स्टर करो. चलो मैंने 1 चम्मच शुगर डाल दिया, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच से स्टर किया, तो वो क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी. लेकिन एक समय ऐसा आएगा, देयर इज वन मोमेंट after the adding of sugar it will not dissolve. Okay, so एक समय ऐसा आ जाएगा कि उस समय शुगर पानी में, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी. so that is maximum capacity of the water to dissolve the sugar. उससे ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं होगी. that capacity is called as solubility. चलो उससे पहले देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. मुझे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद ये शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी. दैट टाइम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो हम क्या बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए? एग्जैक्टली क्या होगा? मुझे तो इस शुगर इसमें जा रहा है तो क्या होगा? डिजोल्यूशन. चलो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, उसके बाद ये डिजॉल्व नहीं होगा. अगर इसके बाद हम यहाँ पे 5th चम्मच, 5 चम्मच डालेंगे तो यहाँ पे दिखेगा. लेकिन कोई इस तरीके से हो सकता है कि फिर कौन सा चम्मच बाकी है. बात को समझो मेरे. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, वही वाटर यहाँ पे, वही वाटर यहाँ पे है, वही वाटर यहाँ पे है और उतना ही अमाउंट का वाटर यहाँ पे. ओके, ओके. तो यहां से मैं शुगर डाल रहा हूं. फर्स्ट 1 स्पून, सेकेंड स्पून, उसी में 3rd स्पून, 4th और 5th. यहां तक शुगर क्या हो रहा है? डिजॉल्व. यहां तक शुगर क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो गया. और 5th स्पून शुगर इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व. सो यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? फिर यहां तक डिजॉल्व हो रहा है. सो इस तरीके से हो रहा होगा. शुगर गेट डिजॉल्व
ओके, शुगर गेट डिजॉल्व। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, और फिफ्थ चम्मच डालोगे तो शुगर डिजॉल्व नहीं होंगी। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली होगा क्या। अगर फिफ्थ डालोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो फिफ्थ वाला स्पून है वो डिजॉल्व हो जाएगा और फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, वापिस से आ जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये डाले कि यही रह जाएगा। इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वही पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इट्स नॉट अ पॉसिबल। वो डिजॉल्व हो सकता है और ये फिर से क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। तो वापस आना यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। सो डिसोल्यूशन इज अ वन वे प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ लाइक दैट अपोजिट प्रोसेस। इट्स अ फॉरवर्ड एंड इट्स अ बैकवर्ड। सो दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन। सो मुझे बता फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ द रिएक्शन और बोथ द प्रोसेस आर कंटिन्यूसली कैरिंग हियर, ओके, आर कंटिन्यूसली डूइंग हियर। सो अगर इस तरीके से कोई चीज आगे जा रही है और उसी स्पीड से पीछे आ रही है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अब जब 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, फिफ्थ चम्मच पे क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन गेट स्टार्टेड। उसके बाद आप 6 चम्मच 7 चम्मच एंड 7 स्पून डालोगे तभी भी उतना ही डिजॉल्व होगा और उतना ही क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर सेम। दैट टाइम यानी कि दैट टाइम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज इट्स अ सोल्युबिलिटी। ओके, आगे आप चलकर हम देखेंगे। Okay, so saturated solution is what? Saturated solution is where the dissolution and crystallization process are simultaneous and equilibrium get attained. उसके बाद कोई भी solute dissolved नहीं होगा. So we can write, copy करो इसे. So saturated solution का हम क्या कर सकते हैं? Saturated the solution at which the dissolution of a solute and crystallization of solute takes place simultaneously with the same rate. Next, supersaturated solution क्या होगा? Supersaturated solution का मीनिंग क्या होगा? सैचुरेटेड का मीनिंग वहां तक ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन नहीं होगा। सुपर सैचुरेटेड मीनिंग का मीनिंग क्या होगा? चलो उसी एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड करते हैं। 1 2 3 4 5। सो यहां तक डिसोल्यूशन इज पॉसिबल। अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे तो सैचुरेटेड नहीं होगा, डिसोल्यूशन ही बोल देते हैं। Dissolution of solute takes place. So यहां तक डिजोल्व होगा, यहां पे डिजोल्व नहीं होगा, हमने पढ़ा है। ओके, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दे और अदर फिनोमेना चेंज कर ले, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल द थिंग्स व्हाट एवर विल बी, वी विल लर्न आफ्टर सम मोर टाइम। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे। अगर यहां तक मैंने यहाँ पे डिजोल्व हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ फिनोमेना चेंज कर दिया, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर कुछ चेंज कर लिया, तो यहाँ पे जो स्पून डालने वाले हम, फिफ्थ स्पून, ये डिजोल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन वो फिनोमेना अगर मैंने फिर से रिपीट ले लिया, जैसे कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, टेम्परेचर को लेके चलते हैं। सो यहाँ पे टेम्परेचर, यहां तक टेम्परेचर था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, यहां तक टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आने के बाद मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री कर लिया, तो शुगर डिजोल्व हो जाएगी। होता है ऐसे, डिजोल्व हो जाएगी और मैंने डिजोल्व करने के बाद उसे ऐसे छोड़ दिया, रख दिया, तो फिर से टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर 25 आ जाएगा, अदरवाइज कम होते जाएगा, शुगर वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगी, वापस से क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से मैन मेड अगर हम किसी को डिजोल्व करते हैं
नेचुरली यहां तक डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन हम टेम्परेचर को चेंज करके उसे डिजॉल्व कर रहे हैं, और फिर से अगर प्रीवियस कंडीशन रिगेन हो जाती है तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो सॉल्वेंट से बाहर आ जाता है। ओके, सब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री कर लिया तो यहाँ पे स्पून भी क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं the amount of solute present is greater than the saturated present is greater than the amount of solute present in saturated solution। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट था, जैसे कि यहाँ पे 1 ग्राम शुगर, 1 ग्राम शुगर, 1 ग्राम शुगर एंड 1 ग्राम शुगर। सो 4 ग्राम शुगर यहाँ पे डिजॉल्व होती है, उसके बाद शुगर डिजॉल्व नहीं होगी, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और 1 ग्राम क्या हो जाएगा? डिजॉल्व। सो अब यहाँ पे क्या आएगा? सुपर सैचुरेटेड। सो सुपर सैचुरेटेड में सोल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन मुझे पता सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने ऐसे रख दिया तो शुगर बाहर आएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि इट्स सैचुरेटेड फुलफिल। लेकिन अगर मैंने इसको फिर से रख दिया तो टेम्परेचर 25 आ गया तो शुगर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, दैट्स द मीनिंग इज दिस this solution is unstable. This solution is unstable. Okay, copy fast. Okay, so next is solubility. So we start with the solubility. Solubility क्या होती है? That is, solubility is what? Solubility, so denoted by yes. So solubility is what? Solubility बहुत ही आसान है। This is my saturated solution. Saturated solution, and this is my unsaturated solution। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके मीनिंग इसके बाद इसमें कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। Unsaturated solution, it means we can dissolve some amount of extra solute here. इसके बाद डिसॉल्व कर सकते हैं। चलो कुछ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि NaCl। यहाँ पे NaCl का अमाउंट है 2 ग्राम। इससे ज्यादा NaCl यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे NaCl का अमाउंट है 1 ग्राम, तो यहाँ पे और कितना डिसॉल्व हो सकता है? 1 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे और NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। सो solubility is what? Solubility is nothing but the amount of solute per unit volume when the equilibrium is attained, that is for the saturated solution, amount of solute per unit volume of a solution। okay, so यहाँ पे कितना आ जाएगा? चलो वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ 1 लीटर। कितना लेते हैं?
1 लीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 ग्राम NaCl डिवाइड बाय 1। तो दिस इज अमाउंट बोला है, तो क्या लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर लीटर। तो एक ही लेके चलते हैं फिलहाल। सो दिस इज 1, सो आंसर इज आ जाएगा 2 ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 1 लीटर वाटर ले लो हम, कुछ 1 लीटर वाटर में 2 ग्राम NaCl डिजॉल्व होगा, उसके बाद वहां पे डिजॉल्व नहीं होगा फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, हम यहां से इस तरीके से सोल्यूबिलिटी नहीं ले सकते। सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 ग्राम पर लीटर, हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पे डिजॉल्व हो सकता है, इसके बाद भी यहाँ पे और NaCl डिजॉल्व हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कांट टेक अ सोल्यूबिलिटी लाइक दैट। We have to take a solubility when equilibrium is attained. When the solution is saturated, that time only we take the solubility. Okay, good. So copy first. So यहां से क्या बोल सकते हैं हम? यहां से बोल सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं इसको डेफिनेशन में लिख देता हूं, मैं रख देते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन तो बोलते हैं, चलो लिख देते हैं। सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट of solute per unit volume of a solution when equilibrium is attained, otherwise लिख सकते हैं और volume of solution when equilibrium is attained or solution is saturated, solution is a saturated, उसी से हम ले सकते हैं। ओके, और एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वो ये तो 2 ग्राम हमने लिखा था, 2 ग्राम NaCl, उससे ज्यादा NaCl डिजॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। सम बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। So at a solubility, the concentration of a solute is maximum। इससे ज्यादा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे नहीं हो सकता है। चलो, अब इसके ऊपर इफेक्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसके इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सो नेक्स्ट हेडलाइन, इफेक्ट ऑफ सो हेडलाइन लिखते हैं सम इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। चलो, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लेते हैं। इफेक्ट, चलो नेचर करते हैं। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो इनकी नेचर पे किस तरीके से इफेक्ट डिपेंड होता है। सो ऑब्जर्वेशन है इस तरीके से कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट सेम फेज यानी कि इसकी स्टेट कैसे, जैसे गैसियस फेज, और कौन सा फेज होता है, लिक्विड फेज, और कौन सा होता है, सॉलिड फेज। ओके, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही फेज के हो, तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं, मैक्सिमम होती है। जैसे कि
और उनकी बॉन्डिंग के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। आगे चल के हम रॉल्स लॉ में उसके बाद में देखने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जस्ट नॉमिनल सो हियर सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद डीपली हम रॉल्स लॉ में पढ़ेंगे। सो लाइक nature have more solubility, like nature have more solubility. So डीपली उसे बाद में पढ़ लेते हैं। सो सेकेंड, यहां से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on a solubility, effect of temperature on a solubility, effect of temperature on a solubility. So solubility का टेम्परेचर का solubility पे इफेक्ट किस तरीके से होता है? So for example, it's the observed thing is that देखो इक्विलिब्रियम नाम का एक टॉपिक है, वहां पे we have studied the Le-Chatelier's principle, we have studied the Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle ने क्या कहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। Le-Chatelier's principle कहता है कि केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका प्रूफ है। जैसे कि मुझे बताओ log K2 by K1, log K2 by K1 इज इक्वल टू, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, बस याद रखना है, log K2 by K1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2, 1 by T1 माइनस T2। अगर टेम्परेचर, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीजेस the temperature of exothermic reaction, यानी कि T2 is greater than T1, T2 is greater than T1, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, T2 is greater than T1, मुझे पता एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जैक्टली क्या करती है, हीट को रिलीज करती है। अगर कोई चीज ऑलरेडी हीट को रिलीज कर रही है और आप जाके उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती, इट्स नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। तो उस समय एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिहेवियर किस तरीके से करती है, उस समय एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका रेट क्या करती है, स्लो करती है। मुझे लगा कौन सी रिएक्शन का रेट स्लो होना अच्छी बात है या फास्ट होना अच्छी बात है? फास्ट होना क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो बात को समझो, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी हीट रिलीज कर रही है और मैं जाके उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन की स्पीड जो भी रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ फेवरेबल। उसी तरीके से लाइक दैट, अगर आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो K2 इज लेस देन क्या आ जाएगा, K1, इट मीन्स रेट कांस्टेंट गेट डिक्रीजेस। उसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट चाहिए और आप दे रहे हो उसे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हो, सो इट्स अ सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, अगर मैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इट्स सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो याद रखना है, एक्सोथर्मिक को हीट चाहिए नहीं तो आप मत दीजिए, अगर दोगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of a pressure on a solubility, effect of a pressure on a solubility। तो कॉमन सी चीज मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, अगर मैं यहाँ पे कितना भी, और मुझे यहाँ पे कुछ गैस, इसको, इस गैस को यहाँ पे सोल्यूबल करना है, सैचुरेशन है। ओके, अभी चलो सोल्युबिलिटी बढ़ानी है, इसकी इनफ सोल्युबिलिटी, उससे ज्यादा मुझे बढ़ानी है। अगर मैं कितना भी प्रेशर अप्लाई करूंगा तो बढ़ेगी, थोड़ी निग्लिजिबल बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत ही कम बढ़ेगी। क्योंकि वाई, बिकॉज सोल्युबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ लेस। अगर प्रेशर बढ़ने से सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं, सो इट्स सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो लेस। अच्छा, मैंने उल्टा लिखा था, सॉरी उल्टा लिखा था, गैस सॉलिड को कंप्रेस करना। तो यहां पे देखो, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड is so less, compressibility of solid and liquid is so less, so otherwise therefore its solubility does not changes by applying प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड डज नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज इट्स अ इनकम्प्रेसिबल, इस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज सो लेस। लेकिन गैस के बारे में ऐसा क्या होगा, गैस के कारण ऐसा क्या होगा, और इसका प्रेशर का सोल्युबिलिटी पे इफेक्ट गैस के रिलेटेड किस तरीके से होगा। सो कॉपी फर्स्ट, तो मुझे तो कॉमन सेंस है, अगर गैस है तो गैस इजीली कंप्रेस हो जाएगा, अगर गैस है तो गैस इजीली क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। सो कौन सा चलता हमारा, अच्छा इफेक्ट ये चलता, सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ सोल्युबिलिटी ऑफ ऑन अ सोल्यूबिलिटी। ओके, तो यहां पे चलता नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी इंक्रीजेस pressure, when we increases pressure, the solubility of gas greatly affect, otherwise greatly increases, so कॉमन देखो, बहुत बार आपने थम्स अप तो बहुत बार पी होगी, थम्स अप, स्प्राइट, वॉट एवर विल बी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हाई प्रेशर पे CO2 को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। हाई प्रेशर बढ़ाओगे तो CO2 क्या होगा, डिजोल्व, और जैसे ही इसका ओपन करोगे तो CO2 सीधा अनप्रेशराइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कॉमन थे थम्स अप में, देखो थम्स अप में क्या होता है, जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो सीधा CO2 क्या आ जाता है बाहर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के समय अंडर हाई प्रेशर CO2 को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। अंडर हाई प्रेशर CO2 को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। ओके, तो बात देखो, अब
किस तरीके से डिजोल्यूशन होगा, कितना अमाउंट डिजोल्व होगा। एक गैस है, उसमें प्रेशर दे रहा हूं तो कितने प्रेशर पे कितना अमाउंट डिजोल्व होगा, इसके बारे में हेनरीज ने एक लॉ बताया। सो हेनरी